मित्रों, नमो नमः। मैं लालती लालती मैम संस्कृत के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। इस अंक में कुल 24 श्लोक है। मित्रों, यदि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक द्वितीय अंक की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, कथा सुने। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक की कथा में हमने सुना कि राजा दुष्यंत अपने मित्र मांडव्य को अपनी माता के व्रत के पारण के लिए राजधानी हस्तिनापुर भेज देते हैं। दूसरी ओर स्वयं तपोवन में रहकर राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने चले जाते हैं। तो आइए मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की कथा मिलन अंक को प्रारंभ करते हैं। यह दृश्य तपोवन का है। तत्पश्चात कर्णोकासित कुशों को लेकर तपोवन में प्रवेश करता है और कहता है, ओह, राजा दुष्यंत बहुत ही प्रभावशाली हैं। उनके आश्रम में आते ही हमारे यज्ञ आदि कार्य निर्विघ्न होने लगे हैं। राजा दुष्यंत तो ऐसे राजा हैं कि उन्हें बाण चलाने की आवश्यकता नहीं। दूर से ही धनुष की टंकार से ही सभी बाधाएं दूर भाग जाती हैं। यह कहकर वो वेदी पर बिछाने के लिए यकुश को पुरोहित को देने के लिए सोचता है। तभी कर्ण शिष्य को प्रियमवदा दिखाई देती है। वो प्रियमवदा से पूछता है, यह खस उशीर का लेप कमलनाल सहित कमल के ये पत्ते किसके लिए ले जा रही हो? प्रियमवदा बताती है कि लू लगने से शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ व दुर्बल हो गई है। उसके शरीर को शांति प्रदान करने के लिए यह सामग्री ले जा रही हूँ। तब कर्ण शिष्य प्रियमवदा से कहता है कि शकुंतला का उपचार सावधानी से करना, क्योंकि वो पूज्य कुलपति कर्ण का दूसरा प्राण है। मैं भी तब तक यज्ञीय शांति जल शकुंतला के लिए माता गौतमी के हाथ भेजता हूँ। ये कहकर वह चला जाता है। उसके बाद कामार्थ अवस्था वाला राजा दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि यज्ञ का कार्य तो निर्विघ्न समाप्त हो गया। अब मैं अपने उदास मन को कहाँ बहलाऊं? लंबी सांस लेकर कहता है, प्रिय, शकुंतला के दर्शन के अलावा मेरा दूसरा क्या सहारा है? तब तक मैं उसी को ढूंढता हूँ। मुझे लगता है कि इस तेज धूप वाली बेला में शकुंतला अपनी सखियों के साथ लता कुंजों वाली मालिनी नदी के तट पर समय बिताती होगी। मैं वहाँ ही चला जाता हूँ। राजा दुष्यंत मालिनी तट की ओर चल पड़ते हैं। मालिनी तट पर पहुंचकर राजा दुष्यंत कहते हैं, यह स्थान कितना सुखद वायु के कारण अत्यंत सुहावना है। यह कहकर शकुंतला को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे शाखाओं के बीच से देखते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं कि मेरी प्रिय शकुंतला यहीं पर है। मेरे नेत्रों को परम आनंद प्राप्त हो गया। शकुंतला फूलों के बिछौने से युक्त शिलापट्ट पर लेटी हुई है और दो सखियों द्वारा उसकी सेवा की जा रही है। राजा दुष्यंत शकुंतला और उनकी सखियों की बातें सुनते हैं और वे वहीं पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद शकुंतला से उनकी सखियां पूछती हैं कि शकुंतला, क्या तुम्हें कमनीय पत्र से बनी पत्र की हवा अच्छी लग रही है? शकुंतला कहती है, सखियों, क्या तुम दोनों मुझे पंखे से हवा कर रही हो? ये सुनकर दोनों सखियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखते हुए कहते हैं कि मेरी प्रिय शकुंतला अत्यंत अस्वस्थ और दुर्बल शरीर वाली दिखाई दे रही है। क्या ये लू का प्रभाव है? प्रिय शकुंतला का स्तनों पर लगे हुए उसीर लेप वाला और ढीले कमर दंड के एक कंगन पीड़ित यह शरीर कितना मनोहर है। सचमुच कामनियों में काम के प्रभाव में सुंदरता बनी रहती है, किंतु लू लगने पर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तभी हाथ की ओट कर प्रियमवदा अनसुईया से कहती है, सखी अनसुईया, जब से शकुंतला ने राजा दुष्यंत को देखा है
तभी से शकुंतला उत्कंठित सी रहती है। क्या शकुंतला को ये रोग राजा दुष्यंत के कारण ही है? अनसुईया प्रियंवदा से कहती है, सखी मुझे भी ऐसा लगता है। चलो यह बात हम दोनों शकुंतला से ही पूछ लेते हैं। अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती हैं, सखी तुमसे मुझे कुछ पूछना है क्योंकि तुम्हारा रोग बहुत बढ़ गया है। शकुंतला ऊपर के आधे भाग के साथ बिस्तर से उठकर कहती है, सखी क्या कहना चाहती हो? अनसुईया कहती है, सखी शकुंतला हम दोनों सखियां प्रेम संबंधी घटनाओं से अनभिज्ञ हैं, किंतु इतिहास की प्रेम संबंधी कथाएं तो हमने सुनी है। उसमें जो प्रेमिकाओं का हाल होता है वैसा ही तुम्हारा हाल है। तुम हमें सच बताओ कि यह तुम्हारा रोग किस कारण है, क्योंकि रोग का ठीक से जाने बिना उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। राजा दुष्यंत सोचते हैं, जो विचार मेरे मन में है वैसा विचार अनसुईया का भी है। क्या ये सच है कि शकुंतला मुझसे प्रेम करती है? इसी कारण शकुंतला की ये दशा है। सखी के बातें सुनकर शकुंतला अपने मन में कहती है कि मुझे राजा दुष्यंत से प्रेम हो गया है। राजा के प्रति मेरी प्रेम अति प्रबल है, किंतु अनसुईया प्रियंवदा को मैं बताने में असमर्थ हूँ। तभी प्रियंवदा शकुंतला से कहती है, अनसुईया ठीक ही तो कह रही हैं कि तुम अपने रोग को नजरअंदाज क्यों कर रही हो? तुम दिन प्रतिदिन लगातार दुर्बल होती जा रही हो। तुम सुंदरता की को ही नहीं खो रही हो, शरीर से भी छीड़ होती जा रही हो। राजा दुष्यंत ये सुनकर कहते हैं कि प्रियंवदा ठीक तो कह रही है। शकुंतला बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। शकुंतला प्रियंवदा से कहती है, सखी मैं अपना दुख तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर किससे कहूंगी? किंतु अब मैं दुख बताकर तुम दोनों को कष्ट नहीं देना चाहती। दोनों सखियां कहती हैं, कष्ट कैसा? हम इसलिए तुम्हें कह रहे हैं क्योंकि दुख बांटने से दुख की पीड़ा कम हो जाती है। राजा यह सुनकर और सचेत हो जाते हैं और सोचते हैं कि शकुंतला का प्रेम मैं ही हूं ना। यह शकुंतला उत्तर में अपने प्रेम का कारण मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को न बता दे, इसलिए वो शकुंतला का उत्तर सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। शकुंतला कहती है, हे सखी प्रियंवदा और अनसुईया, आज मैं तुम्हें अभी रोग का कारण बताती हूँ। जब से तपोवन की रक्षा करने वाले उस राजा दुष्यंत को मैंने देखा है, तभी से मुझे उनसे प्रेम हो गया है और मेरे रोग का कारण भी वही राजा हैं। उन्हीं के प्रेम के कारण मेरी ये दशा हो गई है। यह वचन सुनते ही राजा दुष्यंत अत्यंत प्रफुल्लित मन हो जाता है उनका और कहते हैं, जो वचन मैं शकुंतला के मुख से सुनना चाहता था वो मैंने सुन लिया कि वो मुझसे ही प्रेम करती है। वो सुन दोनों ही सखियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। शकुंतला दोनों सखियों से कहती हैं कि तुम दोनों कुछ ऐसा कार्य करो कि राजा मुझे मिल जाएं, नहीं तो उनके बगैर मैं मर जाऊंगी। प्रियंवदा कहती है कि इसका काम भाव बहुत बढ़ गया है। ये शकुंतला और देर तक राजा दुष्यंत के बगैर नहीं रह सकती। प्रियंवदा और अनसुईया सोचती है कि शकुंतला को राजा दुष्यंत से कैसे मिलाया जाए। प्रियंवदा कहती है, सखी राजा के लिए कोई प्रेम पत्र लिखवाओ। उस प्रेम पत्र को फूलों में छिपाकर देवताओं के प्रसाद के बहाने में उस राजा दुष्यंत के हाथों में पहुंचा दूंगी। अनसुईया कहती हैं, तुम्हारा उपाय ठीक है, परंतु शकुंतला का मन भयभीत है। राजा दुष्यंत का यह वार्तालाप सुन बहुत प्रसन्न है और कहते हैं कि हे शकुंतले, तुम तिरस्कार की आशंका से भयभीत हो, किंतु मैं तुमसे मिलने के लिए उतावला खड़ा हूँ। शकुंतला सोचती है, अब तो मैं प्रेम पत्र लिखने के कार्य में लग जाती हूँ। तभी शकुंतला प्रेम पत्र लिखती है और दोनों सखियों को पढ़कर सुनाती है। पत्र में लिखा है, हे निर्दयी राजा, तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती, किंतु तुम्हारे प्रति उत्पन्न इच्छा से युक्त मेरे अंगों को कामदेव अत्यंत पीड़ित कर रहे हैं। अचानक से राजा दुष्यंत शकुंतला के समीप आ जाते हैं और कहते हैं, हे तन्वी, कामदेव तुम्हें तो दिन रात तपा ही रहा है, किंतु मुझे तो भस्म ही कर डाल रहा है। दोनों सखियां यह देखकर प्रसन्नता पूर्वक उठकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं,
राजा आपका स्वागत है, राजा आपका स्वागत है। शकुंतला भी उठकर खड़ी होना चाहती है, किंतु राजा कहते हैं, तुम्हारा दुर्बल शरीर इस लायक नहीं है कि तुम खड़ी हो सको, इसलिए तुम लेटी रहो। अनसुईया राजा से कहती है, राजा आप इस शिलापट्ट पर एक ओर बैठ जाएं। राजा बैठ जाते हैं और शकुंतला भी लज्जापूर्वक एक ओर बैठी रहती है। तब प्रियंवदा शकुंतला के प्रेम के बारे में राजा दुष्यंत को सब कुछ बता देती है और शकुंतला के जीवन की रक्षा के लिए आग्रह करती है और दोनों सखियां शकुंतला और राजा दुष्यंत को छोड़कर चली जाती हैं। शकुंतला और राजा दुष्यंत प्रेम व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। रात्रि होने लगती है, तभी शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए मान्या गौतमी वहां आ जाती है। राजा जल्द ही वृक्ष की ओट में छिप जाते हैं। गौतमी आकर शकुंतला से पूछती हैं कि पुत्री, तुम्हारा संताप कुछ कम हुआ? शकुंतला कहती है, हाँ, पहले से कुछ कम हुआ। गौतमी कहती हैं कि इस कुशयुक्त जल से तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा और सिर पर जल छिड़क कर गौतमी कहती हैं, बेटी, दिन ढल गया है, आओ हम लोग कुटिया में चलें। शकुंतला गौतमी के साथ आश्रम की ओर प्रस्थान करती हैं। इसी बीच राजा को आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राक्षसों की भयोत्पादक छायाएं आश्रम का बार बार चक्कर लगा रही हैं। ये सुनकर कामाभिभूत होने पर भी राजा दुष्यंत राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए प्रस्थान करते हैं। मित्रों, यहीं पर अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक मिलन की कथा समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, सभी संस्कृत कथाएं सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, यदि यह अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक की कथा मिलन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। यदि लालती मैम संस्कृत के चैनल पर आप नए हैं तो लालती मैम संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक विदा अंक की कथा के साथ।